बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूटेशन। कल हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन को थोड़ा सा देखा था, आज पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं। फिर हम बुक में जो तरतीब मेंशन की गई है उस तरफ आते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में ये हुआ था कि डिलीशन, इंसर्शन और सब्स्टिट्यूशन हुआ था। डिलीशन में एक और फेनोमेना भी है कि बाज़ औक़ात पूरा एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है। इसी तरह एडिशन में बाज़ औक़ात एक पूरा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा भी आ सकता है। तो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो या पूरा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो उसको एडिशन कहते हैं। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम या होल क्रोमोसोम मिसिंग हो तो उसको डिलीशन कहते हैं। अब क्रोमोसोम में क्योंकि डीएनए होता है और डीएनए में भी म्यूटेशन हो सकती है। मसलन ये डीएनए है, बल्कि मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, तो इसमें अगर छोटे लेवल पर हो जाए तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन की भी इसी तरह से अक़साम है। मसलन यहाँ भी एडिशन भी हो सकता है, यहाँ भी डिलीशन भी हो सकता है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन देखते हैं किस तरह से। आपके इल्म में है कि डीएनए के ऊपर इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है और उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को जेनेटिक प्रोग्राम कहते हैं। एक स्ट्रैंड पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा उसका कंप्लीमेंट्री दूसरी तरफ होगा। जी सी ए सी जी टी ए जी जी और टी टी फर्ज कर ले ये। अब हमें मालूम है कि डीएनए के ऊपर तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम एक जेनेटिक कोड कहते हैं। फर्ज करें एक जेनेटिक कोड ये है, दूसरा कोड ये है, तीसरा कोड ये है और चौथा कोड ये है। अगर इन कोड के हिसाब से अमाइनो एसिड की तरतीब दी जाएगी प्रोटीन में, अगर फर्ज कर लें बीच में से ये एक पेयर मिसिंग होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? डिलीट हुआ। डिलीट बज़ाहिर लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड की एक तरतीब थी, उसमें से सिर्फ एक पेयर डिलीट हुआ, लेकिन असर क्या पड़ा देखें, उस एक के मिसिंग होने की वजह से सारे जेनेटिक कोड्स एक एंड से दूसरे एंड तक तबाह हो गए। क्योंकि पहले क्या था, ये एटी था, बल्कि ए कोड था ना। अब ये बीच से मिस हो गया तो ये कोड कैसे बनेगा? ए सी हो गया। न सिर्फ ये मिस हुआ, अगला भी मिस हो गया, अगला भी मिस हो गया, सारे कोड। इसीलिए इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जिसमें बज़ाहिर सिर्फ एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिलीट हुआ था, लेकिन उसका असर उस क्रोमोसोम में मौजूद पूरे डीएनए के तमाम कोड्स पर पड़ा और तमाम कोड्स इधर उधर हो, पूरा का पूरा निजाम बर्बाद हो। बज़ाहिर एक तब्दीली बहुत छोटी सी नजर आई थी। इसकी मिसाल मैं ऐसा बताता हूँ। एक जुमला, एक बल्कि शेर था, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। लेकिन महरम और मुजरिम में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये नुक्ता ना होता तो महरम था, महरम भाई बहन बाप होता है, और मुजरिम एक नुक्ता लगाते, तो ये वही हाल है कि बज़ाहिर सिर्फ एक पेयर डिलीट हुआ था और उसका असर पूरे क्रोमोसोम पर जितना डीएनए थे सब के सब जेनेटिक कोड्स बदल गए। तो इसीलिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का यही हाल एडिशन का भी होगा। अब देखें ये तरतीब है, हमने पहले कहा कि ये कोड है, ये दूसरा कोड, ये तीसरा, ये चौथा, आराम से काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई और न्यूक्लियोटाइड का एक पेयर आ गया इधर बीच में, ऐड हो गया ना, ऐड होने से फिर ये कोड बदले कि नहीं, फिर यहाँ से तब्दीली इस एंड से लेकर उस एंड तक बर्पा होगी। लिहाजा एडिशन और डिलीशन दोनों से जो म्यूटेशन होती है उसको क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अलबत्ता जो सब्स्टिट्यूशन है इससे इतने बड़े पैमाने पर तब्दीली नहीं आती।
इसमें क्या हुआ है, फर्ज करिए हमारे पास डीएनए है ATCG, ये कोड है, और TAG ये दूसरी तरफ इसका है। अगर ये वाला इधर आ जाए, ये वाला उधर चला जाए, तो ये सब्स्टिट्यूट हुआ है, ना कोई इजाफा हुआ है ना कोई डिलीट हुआ है। सब्स्टिट्यूट होने से सिर्फ एक कोड बदला है। पहले ये कोड क्या था ATC, अब क्या हुआ है AAC हो गया। तो एक अमीनो एसिड की जगह बदल जाएगी इससे, लेकिन प्रोटीन, एक प्रोटीन मुतासिर होगा, अलबत्ता वो प्रोटीन बुरी तरह मुतासिर होगा। आगे मैं इस एग्जांपल बताऊंगा, सिकल सेल एनीमिया में ये होगा। सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुई है, जिसकी वजह से पूरा प्रोटीन नाकारा हो गया है, और उस प्रोटीन के नाकारा होने से इंसान की मौत हो रही है। तो देखने में ये भी छोटा लग रहा था, बज़ाहिर एक कोड चेंज हुआ था, लेकिन असर इंसान की मौत तक जा पहुंचा। तो इसका मतलब म्यूटेशन बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा मौसर है। अब हम आते हैं बुक की तरफ। बुक में म्यूटेशन को कॉज के हिसाब से दो ग्रुपों में तकसीम किया है। पहला है नेचुरल। नेचुरल का मतलब ही ये है कि इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। अब नेचुरल म्यूटेशन कैसे होता है, उसके चार असबाब हैं। सबसे पहले अननोन रीजंस, कोई वजह नहीं होती है, बैठे बैठे भी म्यूटेशन हो सकती है। दूसरा है म्यूटाजेंस की वजह से। म्यूटाजेंस म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स को कहा जाता है। अब ये म्यूटाजेंस तीन तरह के हो सकते हैं, जिनका जिक्र हुआ था। फिजिकल भी हो सकते हैं, ये केमिकल भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल भी होता है। यहां पर थोड़ा सा रुके बेटा, ये जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, ये आज के माहौल में ज्यादा है। जब शुरू में दुनिया वजूद में आई थी, जब ये एजेंट्स इस एनवायरनमेंट में थे भी नहीं, तब भी म्यूटेशन हुई, तो वो अननोन रीजन की वजह से। तो जब अननोन रीजन, पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल नेचुरल था, उस वक्त भी हो रहे थे, तो अननोन आज भी होंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आज का एनवायरनमेंट बहुत बदल चुका है, इसलिए म्यूटाजेंस की कसरत हो गई है आज। लेकिन जब दुनिया में लाइफ का आगाज हुआ, तो उस वक्त सब कुछ नेचुरल था, उस वक्त भी म्यूटेशंस होते थे, लेकिन वो इतने फ्रिक्वेंट नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, कम होते थे। आज म्यूटेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। एक तो पॉइंट ये था। दूसरा, जो एक नेचुरल म्यूटेशन है, दूसरा है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब है मैन मेड। इंसान ने भी इसमें दखल देना शुरू किया है। बाज़ जगह पर अपनी मर्जी से म्यूटेशंस करवाता है। इसमें क्या करता है, ऐसे टूल्स इसने बना लिए, रेडिएशन का इस्तेमाल करना सीखा है, जिसके जरिए किसी क्रोमोसोम में मौजूद डीएनए के जिस जगह आप चाहें उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो यही करते हैं ना, आप किसी जीन को छेड़ते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ अ जीन। जीन में तब्दीली भी ला सकते हैं, उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये इंड्यूस होता है, और इंड्यूस वाला इंसान अपनी जरूरत के तहत करता है। नेचर न्यूट्रल है, जैसे कर दिया बस कर दिया। तो अब हमारे सामने इसकी टाइप्स की एक ऑन द बेसिस ऑफ कॉज दो टाइप्स हुई, नेचुरल और इंड्यूस। इंड्यूस इंसान अपनी मर्जी से करता है, अपनी जरूरत के तहत करता है। अब आते हैं इसके एक और चीज की तरफ, इफेक्ट्स या इंपॉर्टेंस। तो कल वाली चंद बातें मैं रिपीट करूं। हमने म्यूटेशन की पहले डेफिनेशन की, फिर उसके लेवल्स बताए आपको। लेवल दो थे, क्रोमोसोमल लेवल और जीन लेवल। उसके बाद कॉजेस के लिहाज से हमने अभी डिस्कस किया, नेचुरल कॉजेस भी हैं, इंड्यूस या मैन मेड भी। इसके बाद इफेक्ट्स, इन्हीं यानी म्यूटेशन का नतीजा क्या निकलेगा। तो इस इफेक्ट को हम सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं।
सिग्निफिकेंस या इसी को हम इंपॉर्टेंस भी कहते हैं कि म्यूटेशंस की क्या अहमियत है। पहले अहमियत को ही जरा समझते हैं। आमतौर पर अहमियत कहते हैं तो हमारे सामने पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अहम हर उस चीज को कहा जाता है जो हमारे लिए मुफीद हो या नुकसानदेह हो, विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ना हम नुकसान को इग्नोर कर सकते हैं, ना हम फायदे को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये अहम है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, इन सब बातों का मतलब ये है कि म्यूटेशन कैन बी क्लासिफाइड अगेन इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट्स। कुछ को कहा जाता है नेगेटिव म्यूटेशंस और कुछ को कहा जाता है पॉजिटिव म्यूटेशंस। अब ये किस बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं, जरा तवज्जो से सुनना। अगर किसी जानदार में एक म्यूटेशन हुई है और वो म्यूटेशन जानदार को उसके माहौल में फिट होने में मदद दे रही है तो वो पॉजिटिव है। अगर फिट होने में, माहौल में एडजस्ट होने में रुकावट बन रही है तो नेगेटिव कहलाती है। ये पहले क्लियर हो गया। नेगेटिव म्यूटेशन किसको कहेंगे? ऐसी म्यूटेशन जो किसी जानदार में हुई है जिसकी वजह से वो जानदार माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो उसको कहेंगे नेगेटिव। अगर ऐसी म्यूटेशन जिसकी वजह से जानदार माहौल में एडजस्ट हो रहा है तो उसको कहेंगे पॉजिटिव। और यहां एक और नुकता याद रखें, इन मोस्ट केसेस नेगेटिव जहां म्यूटेशंस होती है वो इंडिविजुअल्स मर जाते हैं। मरने की वजह से वो म्यूटेशन अगली नस्लों में चल नहीं सकी। लेकिन पॉजिटिव वाली क्योंकि जानदार को हेल्प कर रही है इसलिए इसकी वजह से इसकी नस्ल चलती है, या ये म्यूटेशन नस्ल दर नस्ल चलेगी। तो पहले इधर नेगेटिव की कुछ मिसालें देते हैं। इंसानों में बाज केसेस में म्यूटेशन की वजह से डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। यानी एक बच्चा माँ के पेट में पल रहा था, उसके अंदर म्यूटेशंस हुई जिसकी वजह से उसकी डेवलपमेंट खातिर खा नहीं हो सकी। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट या डिफेक्टिव डेवलपमेंट के साथ बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल होगा तो उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। सर्वाइवल के चांस कम होंगे तो उसकी शादी नहीं हो सकेगी, तो वो म्यूटेशन आगे चली ही नहीं, वो फर्द मर गया और उसके साथ गई। लेकिन बाज ऐसी एबनॉर्मलिटीज भी हैं डेवलपमेंटल जो म्यूटेशन से हुई हैं जिनके होते हुए भी जानदार बच सकता है। मसलन क्लेफ्ट पैलेट, आपने देखा होगा कुछ अफराद जब पैदा होते हैं तो होंठ कटा हुआ होता है। ये कटे हुए होंठ म्यूटेशन की वजह से, तो ये अफराद मरते तो नहीं है, जिंदा रहते हैं, लेकिन उम्र भर के लिए एक कमी के साथ रहते हैं। आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी आ गई, उसको रिपेयर करके ठीक किया जाता है, लेकिन कोई बड़ी रुकावट ये नहीं बना। इसके बरक्स एक और कंडीशन है माइक्रोसेफेली। कुछ अफराद ऐसे पैदा होते हैं जिनका सर बहुत छोटा होता है म्यूटेशन की वजह से। जब सर छोटा होता है तो इनका दिमाग भी प्रॉपरली ग्रो नहीं करता, मेंटली रिटार्डेड, ज़हनी तौर पर ये पसमानदा होते हैं। तो फिर ये जिंदा तो रहते हैं लेकिन अपनी नस्ल जारी नहीं रख सकते, लिहाजा ये म्यूटेशन इन्हीं के साथ खत्म हो जाती, आगे चलती नहीं। इसी तरह एक्स्ट्रा डिजिट्स, बाज़ बच्चों की उंगलियों की तादाद नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, कभी इधर एक उंगली कभी इधर अंगूठा, ये भी बच पाते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये दस्ताने या जुराबें वगैरह पहनने में मुश्किल पेश आती है तो सर्वाइव कर जाते हैं और ये म्यूटेशंस आगे चल सके। तो ये सारी नेगेटिव हैं, जो भी डिस्टर्बेंस पैदा करें, डिस्टर्बेंस का लेवल कम हो या ज़्यादा, वो नेगेटिव में है। तो ऐसे एनिमल में भी होता है, जानवरों में भी होता है, प्लांट में भी हो सकता है, इंसानों में भी हो सकता है। इसी तरह सिकल सेल एनीमिया, वो पॉइंट म्यूटेशन थी और उससे आदमी मर जाता है। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब आते हैं पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव म्यूटेशन में क्या हुआ? मिसाल के तौर पर
साइंसदानों का ख्याल है कि व्हेल एक मैमल था जो लैंड का था, उसमें सीरीज ऑफ म्यूटेशंस होती गई और उसके टांगें फ्लैप्स में तब्दील हुई और इन फ्लैप्स ने व्हेल को पानी में तैरने में मदद की, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़े इन्वायरमेंट का या क्लाइमेट का मालिक बन गया, समंदर में रहने के काबिल हुआ और अब समंदर में राज कर रहा है। तो ये पॉजिटिव म्यूटेशन थी जिसके व्हेल फ्लैप्स कह रहे हैं, किसी की बीक बनी है, किसी के विंग्स बने हैं, किसी के कुछ बने हैं, ये सारी पॉजिटिव म्यूटेशंस हैं। और ये याद रखना ही पॉजिटिव म्यूटेशंस हेल्प इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की बुनियाद यहां से शुरू होती है। वेरिएशंस, जानदारों में वेरिएशंस आते रहते हैं जिसके नतीजे में वो, और वेरिएशन का सबब म्यूटेशंस ही है। 4 असबाब हैं वैसे। नंबर 1 पे है म्यूटेशन, दूसरा है क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, तीसरा है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म, और चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसको कहते हैं मेंडल के जो सेकंड लॉ में कहा गया था कि साथ रहने वाले कैरेक्टर्स को जब मौका मिलता है तो वो कंबाइन होकर नई कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर सकते हैं। तो एक और बात आखिरी, म्यूटेशन अनप्रेडिक्टेबल है, कब होगी कि नहीं होगी ये कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये बस हो जाती है बाई चांस से। और फिर मैं रिपीट करता हूँ, अगर कोई म्यूटेशन जानदार को उसके एग्जिस्टिंग माहौल में सर्वाइवल में हेल्पफुल है तो वो पॉजिटिव है, हेल्पफुल नहीं है, रुकावट है तो वो नेगेटिव है, और पॉजिटिव आगे चलती है, नेगेटिव जानदार के मरने के साथ खत्म हो जाती है। तो ये था जी इसका। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन की कुछ अक़साम आपको बताते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल म्यूटेशन को क्रोमोसोमल एबरेशंस भी कहा जाता है, और ये तब इफेक्टिव होती हैं जब गेमीट्स में बनी है। तो आप देख लें, मैं आपको याद दिलाता हूँ, फर्ज करें ये एक सेल है, मैमल में या एनिमल में डिवाइडिंग सेल को क्या कहा जाता है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल है, फर्ज करें इसके पास 2 क्रोमोसोम हैं, सेल डिवीजन से पहले ये इनको डबल करेगा, डबल करने के बाद मियोसिस 1 होगी तो एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम इसको मिला, दूसरा डुप्लीकेट इसको मिला, फिर दोनों में मियोसिस 2 हुई, इससे 2 सेल बन गए, एक क्रोमोसोम इसको, एक क्रोमोसोम इसको, इसी तरह एक क्रोमोसोम इसको, एक क्रोमोसोम इसको, तो ये बन गए गेमीट। अगर गेमीट बनने के दौरान इस गेमीट में कोई म्यूटेशन मिली है और इसका फर्टिलाइजेशन किसी और गेमीट से हो जाता है, तो जो जायगोट है ये मुतासिर होगा, ये जिसने प्रोड्यूस किया है वो मुतासिर नहीं होगा। अब बाज़ औक़ात एक क्रोमोसोम मिसिंग हो सकता है तो हम कहेंगे डिलीशन हुई, बाज़ औक़ात एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ सकता है, ये अलग नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे? एडिशन कहेंगे। मैं एक मिसाल बताता हूं ये क्यों होता है। अभी फर्ज करें ये जो हमने दिखाया ये केस, ये नॉर्मल म्यूटेशन हुई, आई एम सॉरी म्यूटेशन नहीं, नॉर्मल मियोसिस हुई। इसमें एबनॉर्मलिटी कैसे हुई? ये कैसे हुई थी असल में? जब ये डुप्लीकेट हुए थे तो इधर एक माइटोटिक अपरेटस अपीयर हुआ था, इधर भी, और हर क्रोमोसोम के साथ दोनों साइड से क्रोमेटिड्स अटैच हुए थे, तो ये अलग हो गए, और एक धागा इधर अटैच हुआ था, एक धागा इधर, इसीलिए ये इधर आ रहा है, ये इधर, फिर इन दोनों के साथ दोनों तरफ से अटैच हुए, तो एक इधर एक इधर आ गया है। ये नॉर्मल मियोसिस है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, अगेन इसी तरह का सेल आप ज़हन में रखें, क्रोमोसोमल एबरेशन कैसे होती है वो बताओ। ये हमारा स्टेम सेल या डिवाइडिंग सेल है, मदर सेल है, इसमें 2 क्रोमोसोम है फर्स्ट सेल में। मियोसिस के वक्त ये डुप्लीकेट हुए, और जैसे मैंने पहले कहा था, मियोसिस 1 के दौरान एक धागा इधर से अटैच होना था, एक धागा इधर से अटैच होना था, लेकिन किसी वजह से एक साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया, दूसरी तरफ से नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये पूरा क्रोमोसोम का सेट इस सेल को मिला,
और इस सेल को एक भी क्रोमोसोम नहीं मिला, तो इसमें क्या हुआ? एडिशन। इसमें क्या हुआ? डिलीशन। अब मियोसिस 2 हो जाएगी। इस दफा धागे सही तरह से अटैच हो गए, तो इसको एक डुप्लीकेट, इसको एक डुप्लीकेट, और इसको ये पूरा क्रोमोसोम मिसिंग, इसको भी मिसिंग। तो ये 4 गैमीट तो बने हैं, चारों एबनॉर्मल है। ये दोनों क्यों एबनॉर्मल है? क्योंकि इनको एक एक क्रोमोसोम मिसिंग मिला है, मिला ही नहीं है। ये दोनों क्यों एबनॉर्मल है? इनको एक एक क्रोमोसोम इजाफी मिला है। तो अब अगर ये गैमीट फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइगोट एबनॉर्मल होगा। ये फर्टिलाइज होगा तो उस जाइगोट में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा। ये फर्टिलाइज करेगा तो उस जाइगोट में एक क्रोमोसोम कम होगा ना बेटा? अच्छा, तो अभी मैंने आपको दिखाया क्रोमोसोमल एबरेशन मियोसिस 1 के मरहले पर भी हो सकती है, और यही एबरेशन मियोसिस 2 के मरहले पर भी हो सकती है। मियोसिस 2 में कैसे हुई है ये देखें। ये फर्ज करें अगेन वही हमारा सेल है, 2 क्रोमोसोम हैं, सेल डिवीजन से पहले रेप्लिकेट हो चुके। पहले मरहले में दोनों साइड से धागा अटैच हुआ और मियोसिस 1 नॉर्मल हुआ। मियोसिस 1 नॉर्मल। मियोसिस 2 में क्या हुआ? इसके एक तरफ धागा अटैच हुआ, दूसरी तरफ नहीं हुआ, इसके दोनों तरफ अटैच हुआ। इसलिए अब इससे 2 जो सेल्स बनेंगे ये दोनों तो नॉर्मल है, लेकिन इससे जो 2 सेल्स बनेंगे ये दोनों नॉर्मल नहीं होंगे। इसको एक क्रोमोसोम इजाफी मिला है, इसको एक कम मिला है। अगर ये दोनों फर्टिलाइज होंगे तो वो जाइगोट्स फिर मुतासिर होंगे, लेकिन अगर इनकी फर्टिलाइजेशन हुई तो वो जाइगोट नॉर्मल हो जाएगा। तो क्रोमोसोमल एबरेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस ज्यादा इफेक्टिव कब होती हैं? जब गैमीट फॉर्मेशन के वक्त ये म्यूटेशंस हो जाए। ठीक हो गया बेटा? और अब एक और आखिरी जुमला, अगर ये एबनॉर्मलिटीज एग में हुई हो तो आमतौर पर वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? एग आमतौर पर एक ही बनता है, वो अपनी जगह पर रहता है, उसी ने फर्टिलाइज होना है। स्पर्म तो करोड़ों में बनते हैं, उसमें अगर हजारों में भी म्यूटेशन हुई तो चांस रहता है कि नॉर्मल कोई क्रोमोसोम वाला स्पर्म आके फर्टिलाइज करेगा। तो ज्यादा क्या कहेंगे, इफेक्टिव म्यूटेशंस एग वाली होंगी या स्पर्म वाली? एग वाली, क्योंकि उसके चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया?